एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, कंप्लीट लूसेंट बैच का आज सेकेंड क्लास होने वाला है और अभी हम लोग हिस्ट्री देख रही है। मेरे साथियों, फर्स्ट पार्ट आपको पता होगा कि बहुत 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 प्यार आप सभी ने दिया फर्स्ट पार्ट में और आप सभी का कमेंट था कि जल्दी से सेकेंड पार्ट लाइए। मेरे साथियों, आपको पता होगा कि पीपीटी बनाने में ये सब चीजें करने में थोड़ी वक्त लगती है, इसीलिए चीजें थोड़ी सी एक दो दिन बाद आती है। तो मैं बोला हूँ कि लूसेंट का कंप्लीट लूसेंट बैच का आपको वीक में 3 वीडियोस तो पक्का मिलेगी और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएगा आपको गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से। अब आइए क्लास शुरू करते हैं। तो एकदम कुछ नहीं, सीधा हम अपने कॉन्टेंट के ऊपर बात करेंगे। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है कि यजुर्वेद में किसका संकलन है। यजुर्वेद में किनका संकलन है? तो यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का। यजुर्वेद में किसका संकलन है? तो यज्ञों के नियम के एवं विधि विधानों का उसमें संकलन है। अगला है यजुर्वेद गद्य एवं पद या दोनों में है। यजुर्वेद जो है वो किस में लिखा हुआ है? तो मैं आपको बोल दूं कि यजुर्वेद है वो गद में भी लिखा हुआ है और पद दोनों में लिखा हुआ है। तो यजुर्वेद से आप इतनी चीजें याद रखिएगा कि यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। यजुर्वेद में किसका संकलन है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का। ओके, आगे है कि सामवेद का अर्थ क्या है। सामवेद का अर्थ क्या है? तो गान। सामवेद का अर्थ क्या है? गान। अगला है कि सामवेद मुख्यतः क्या है। तो सामवेद जो है वो यज्ञों के समय समय गए जाने वाला मंत्र है। यज्ञों के समय जो गाए जाने वाला मंत्र था वो क्या है? सामवेद। मुख्यतः क्या? तो यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र। ओके, आगे देखिएगा तो होगा कि सामवेद पठकर्ता को क्या कहते हैं। तो सामवेद जो पढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उद्गाता कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उद्गाता। और ऋग्वेद पढ़ने वाले को हम लोग पहले पाठ में बोले थे कि हेत्रु बोलते हैं। क्या? हेत्री। सामवेद किस वेद पर आधारित? तो ये ऋग्वेद पे है। सामवेद जो है वह किस वेद पे आधारित है? तो वह ऋग्वेद पे आपका आधारित है। ओके, देखिए इसमें जो है वह पेज नंबर 2 और 3 कंप्लीट है लूसेंट का। ओके, अगर है कि सामवेद में कुल कितने सूक्त हैं? सूक्त हैं कितने? तो 810। कितने? 810। कितने सूक्त हैं सामवेद में? तो 810। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक हम लोग सामवेद को ही कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को ही कहते हैं। ओके मेरे भाई, अगला है कि किस वेद में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है। कौन सा वेद है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन के बारे में, ऐतिहासिक घटना के बारे में नहीं जानना है, वर्णन उसमें किया ही नहीं गया? तो वह यजुर्वेद है और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद दोनों में। ओके, अब हम लोग अथर्ववेद को देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा वेद 4 प्रकार का होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। देखिए, अथर्ववेद के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो अर्थवे ऋषि। कौन? अर्थवा ऋषि को हम लोग अथर्ववेद के रचयिता कहते हैं। कौन? अथर्व ऋषि को हम लोग अथर्ववेद के रचयिता कहते हैं। अब है कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र है। कितने? अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र है। आंसर देखिए नीचे हो गया होगा। अगला है कि अथर्ववेद में लगभग कितने पद्य हैं? अथर्ववेद में लगभग कितने पद हैं? देखिए एडिट जब करते हैं ना तो ये ऐसा पद लिखा रहता है ऐसे, तो ये पद इस तरीका से हो जाता है। तो आप थोड़ा समझिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अथर्ववेद में कुल कितने पद हैं? तो 6000 लगभग पद है। कितने? 6000। औषधियों का प्रथम उल्लेख किस वेद में है? औषधियों, औषधियों का जो प्रथम उल्लेख है वह किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में ही मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में आपका मिलता है। अब आगे बोलता है कि अथर्ववेद का ऐतिहासिक महत्व क्यों है। अथर्ववेद का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि समान जनजीवन व अधि विशेषवों के वर्णन इसमें मिलता है ना। अगला कि अथर्ववेद का प्रतिनिधित सूक्त कौन सा है? अथर्ववेद का जो प्रतिनिधित सूक्त है वह कौन सा है? तो पृथ्वी सूक्त है। कौन सा? पृथ्वी सूक्त। ओके, देखिए पृथ्वी सूक्त में किस विषयों का वर्णन है?
पृथ्वी सूक्त में किन विषयों का वर्णन है? तो देखिए, कृषि, गृह, कृषि, व्यापार, विवाह, रोग निवारण और आदि और भी आगे चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतना है। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया? क्या है कि अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया था? कुराओं को। कुराओं का हम लोग अथर्ववेद में परिस्थिति का राजा कहते हैं। किसको? कुराओं का। आगे कि सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया? सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा गया? तो प्रजापति का। किसका? प्रजापति का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद पूछे, पुराना वेद पूछे, वह आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे बड़ा वेद भी पूछे तो वह आपका ऋग्वेद ही है। ओके, अब पूछ रहा सबसे बाद का वेद, मतलब कि सबसे न्यूनतम वेद कौन सा? तो अथर्ववेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अब देखिए आगे है कि वेदों की शाखाएं। अब वेदों की शाखाएं के बारे में आपको पढ़ाना होगा लूसेंट के दूसरे ही पेज में। तो ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो सकल शाखा है। कौन सी? सकल। ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो सकल शाखा है। कौन सी? सकल हो जाएगा। ओके, आगे है कि यजुर्वेद के दो मुख्य भाग कौन सा है? यजुर्वेद का दो मुख्य भाग कौन सा है? तो एक हो जाएगा शुक्ल और एक हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी है? शुक्ल जो है यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी है? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण। एक शुक्ल और एक कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी है? तो कौन सी है? तो मध्यान्ह दिन और कवन। कावन। मध्यान्ह दिन और कावन जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। अब कि कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन सी है? तो काठक, मैत्रेयी और तैतरिया। काठक, मैत्रेयी और तैतरिया। सामवेद का शाखाएं कौन सी है? तो कैथूम, रान यानी जेमिनिया। जेमिनिया ये इनकी शाखाएं हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी है? तो सौनक और पेपलाद। सौनक और पेपलाद हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में जो भी है वो समझते हैं। आगे है मेरे भाई कि संहिता के बाद कौन सा ग्रंथ आते हैं? संहिता के बाद कौन सा ग्रंथ आता है? तो ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद आते हैं संहिता के बाद। ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद आता है। ब्राह्मण ग्रंथ किस रूप में लिखा गया है? तो गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथ किस रूप में लिखा गया? आपका ग्रंथ में। ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैतरिया और शतपथ। तैतरिया और शतपथ हो जाएगा। कौन है? तैतरिया और शतपथ। अब बस नोट करते हुए चलिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ओके, आगे है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश। कौन सा? पंचविश। कौन हो जाएगा मेरे भाई? पंचविश। अब देखिए अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ हो जाएगा। कौन? गोपथ। गोपथ हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे आपका आंसर देख रहा होगा आंसर में। अब कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या वर्णन है? मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में किस चीज का उल्लेख है, किस चीज का वर्णन है? तो राजभिषेक के नियम। राजभिषेक के नियम कहाँ मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ? ऐत्रेय ब्राह्मण में। शपथ ब्राह्मण में किस राज्य का उल्लेख है? तो करु, पंचला, कौशल, विद्य आदि। ओके, अगर कि ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थल है? तो शपथ ब्राह्मण। किसका? शपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है? तो शपथ ब्राह्मण आपका हो जाएगा। आर्यनक में किसकी व्याख्या है? आर्यनक में किसकी व्याख्या है? तो यज्ञ का दार्शनिक व्याख्या है। किसका? यज्ञ का दार्शनिक व्याख्या है। उपनिषदों की कुल की संख्या कितनी है? तो 108। कुल उपनिषद कितने हैं? 108। मूल उपनिषद कितने माने जाते हैं? 13। कितने माने जाते हैं? 13। उपनिषद के मुख्य भाषा क्या है? तो आत्मा और ब्राह्मण। आत्मा और ब्राह्मण।
उपनिषद के मुख्य भाषा क्या है? तो आत्मा और ब्राह्मण। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें है? चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है मेरे भाई? तो जाबला जाबलो उपनिषद में, जाबलो उपनिषद में हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे स्थिति एवं स्थिति, स्थिरी एवं स्थिति, स्थिरी एवं स्थिति। आगे है कि स्थिरी की सबसे गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ में मिलती है? स्थिरी की सबसे गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ में मिलती है? मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में मिलती है। आगे देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री का को क्या कहा गया? तो पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया था। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया था? तो पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया था, अर्धाग्नि। देखिए कि स्मृति, वेदांग और सूत्र। ओके, तो देखिए सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो कौन सी है? तो मनु स्मृति। कौन हो जाएगा? मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। ओके, आगे देखते हैं कि नारद स्मृति किस काल की जानकारी देता है? नारद स्मृति जो है वो किस काल की जानकारी देता है? तो गुप्त काल की। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6। वेद की संख्या पूछे तो वेद 4 होते हैं, लेकिन वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वह आपकी 6 है। कितनी है? 6। तो 6 वेदांग कौन कौन से है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये आपका 6 वेदांग हो गए। और वेद कौन होता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? तो गौतम धर्म सूत्र हो जाएगा। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? तो गौतम धर्म सूत्र आपका हो जाएगा। ओके, और देखते हैं कि प्रमुख सूत्रकार कौन थे? प्रमुख सूत्रकार कौन थे? तो गौतम, बौद्धायन, अपस्थम और वशिष्ठ थे। ओके, अब देखते हैं पुराण। पुराण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं ना। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। कुल पुराण कितने हैं? 18। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन से है? कौन सा सबसे पुराना प्राचीन सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। अगर कि मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? तो विष्णु पुराण में। किसने? विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश का वर्णन मिलेगा। गुप्त वंश का वर्णन किसमें मिलता है? तो वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में आपका मिलता है। आगे देखिए, अग्नि पुराण का महत्व क्या है? किस क्षेत्र में है? अग्नि पुराण का महत्व किस क्षेत्र में है? तो सामाजिक एवं संस्कृति में। सामाजिक एवं संस्कृति में। पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सरल संस्कृत श्लोक में। संस्कृत श्लोक में, सरल संस्कृत श्लोक में आपका पुराण लिखे गए हैं, है ना। अब देखते हैं बौद्ध जन्म एवं अन्य संहिता। तो सबसे पहले देखते हैं जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध के पूर्व जन्म से, बौद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाएं संबंधित है। अगला है कि हिनायन के मुख्य ग्रंथ कौन सा है? हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु। कौन सा? कथा वस्तु आपका हो जाएगा। ओके, अगला कि जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो आगम। क्या? आगम। जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। अगला कि महावीर का जीवन का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र से। भगवती में। इसमें भगवती में महावीर का जीवन का वर्णन आपका मिलता है। ओके, अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो आपका 15 अधिकरण है। ओके, अगला कि संस्कृत में इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? कलहन ने। किसने? कलहन ने सबसे पहले इतिहास लिखने का काम किया था, संस्कृत में प्रयास किया था। कलहन का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौन सी है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कलहन का प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं, राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? तो 8 सर्ग हैं। अरबुक सिंध विजय का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो चचनामा। किसमें? चचनामा ग्रंथ में अरबुक के सिंध विजय के वर्णन है। आगे देखते हैं, अब पेज नंबर, आप लूसेंट के पेज नंबर
3 खोल लीजिएगा। क्या पेज नंबर 3, क्योंकि 2 खत्म हो गया, अब 3 पे आते हैं। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी की लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी किस भाषा से संबंधित है? तो संस्कृत व्याकरण से। किससे? संस्कृत व्याकरण से। आगे अष्टाध्यायी से किस काल की जानकारी मिलती है? तो मौर्य पूर्व एवं मौर्य काल का। मौर्य पूर्व एवं मौर्य काल का मिलती है। लिपि शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी में ही लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला है कि गर्गी संहिता का लेखक कौन है? गर्गी गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन हो जाएगा। गर्गी संहिता किस भाषा का ग्रंथ है? तो ज्योतिष का है। किसका? ज्योतिष का। अगला है गार्गी गार्गी संहिता में किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है? तो यवनम आक्रमण। किसका? यवनम आक्रमण। महाभाषा के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाषण महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि आपका हो जाएगा। ओके, आगे के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास ज्ञात होता है? तो शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। अब यूनानियो रोमन लेखक देखते हैं। ओके, अगला सवाल है कि टेसियस किस देश का राज वैद्य था? तो ईरान का था। टेसियस का विवरण क्यों अविश्वसनीय माना जाता है? टेसियस का विवरण जो है वो क्यों अविश्वसनीय माना जाता है? तो आश्चर्यजनक कथाओं के कारण। आश्चर्यजनक कथाओं के कारण माना जाता है। ओके, अब आइए एक्चुअली में हम लोग इतिहास पूरे डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो आप समझिएगा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने किस ग्रंथ की रचना की? तो हिस्टोरिया। मतलब हेरोडोटस का एक बुक लिखा हुआ है जिसका नाम है हिस्टोरिया। क्या? हिस्टोरिका। क्या? हिस्टोरिका या हिस्टोरिया भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे देखते हैं कि हेरोडोटस ने भारत फ्रांस संबंधों का वर्णन किस शब्द में किया था? तो शताब्दी में किया। किस वर्णन किस में? तो शताब्दी में किया। हेरोडोटस ने भारत फ्रांस संबंध का वर्णन किया शताब्दी में किया था। तो किस शताब्दी में किया? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। 5वीं शताब्दी। हेरोडोटस ने भारत फ्रांस संबंधों का वर्णन किस शताब्दी में किया था? तो 5वीं शताब्दी में। ओके, आगे देखते हैं कि सिकंदर के साथ आए विश्वसनीय लेखक कौन थे? कि सिकंदर के साथ आए विश्वसनीय लेखक कौन थे? तो नियर्कस, अनोसिकटस, असिस्टोबुलस, ये थे। मेस्तानीज के इसका राजदूत था। मेस्तानीज जो था वो किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर का ये मेगानस्तीज राजदूत थे। ओके, अगला सवाल है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। आगे कि मेगास्थनीज का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इंडिका। कौन सा? इंडिका। देख लीजिएगा। अगला कि इंडिका किस विषय पर आधारित है? तो मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति पे। ओके, अगला कि डाइमेकस किस शासक का राजदूत था? डाइमेकस किस शासक का राजदूत था? तो सीरियन, नरेश, अंतियोकस। देखिए, अगर किन्हीं को लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब ने अच्छा फीचर दिया, आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। किन्हीं को लग रहा है स्लो कर पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब ने एक और फीचर दिया, आप फास्ट कर सकते हैं। ओके, है ना। तो अगला है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला है कि डायोनिसियस किसका राजदूत था? तो टॉलमी फिलिडेल्फस का। तो किसका हो जाएगा? टॉलमी फिलिडेल्स का। ओके, अगला सवाल है डायनोसिस किस शासक के दरबार में आया था? अशोक के शासक के समय में। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। किसे? टॉलमी ने। ओके,
अब है कि टॉलमी ने यह पुस्तक किस शताब्दी में लिखी थी? तो दूसरी शताब्दी में। फिर है नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो प्लिनी। कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो प्लिनी। ओके। अब है कि प्लिनी ने भारत का वर्णन किस शताब्दी में किया था? तो प्रथम शताब्दी में। ओके। किसमें किया था? प्रथम शताब्दी में। आगे है कि पेरिप्सल पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम सी किस विषय से संबंधित है? तो भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार से। ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेरिपल्स का लेखक ज्ञात है या अज्ञात? तो अज्ञात है। पेरिपल्स का जो लेखक है वो आपका अज्ञात है। ठीक है। अब हम चीनी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। चीनी यात्री के बारे में। अब है कि फहियान किस शासन के काल में आया था? फहियान जो था वो किसके शासन के काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फहियान ने भारत में कितना वर्ष बिताया? तो 14 वर्ष। कितना वर्ष? 14 वर्ष। अबे कि फहियान ने किस क्षेत्र का विशेष वर्णन किया था? तो मध्य प्रदेश को बहुत विशेष तरीका से इन्होंने वर्णन किया था। अबे कि सन युगन भारत कब आया था? सन युगन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में। कब आया था? 518 ईस्वी में। अगला है कि सन युगन भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो 3 वर्ष तक रहा था। अब है कि ह्वेनसंग भारत कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। 629 में। ह्वेनसंग किस शासन के समय आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल के समय आया था। ह्वेनसंग भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो 15 वर्ष तक आपका रहा था। देखिए अभी ह्वेनसंग के बारे में चल रहा है तो आप पूरा देख रहेंगे, इसी के बारे में पूरा आपको चर्चित हो रहे होंगे। आगे कि ह्वेनसंग किस विश्वविद्यालय को अध्ययन करता था? ह्वेनसंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था। अगला है कि ह्वेनसंग का यात्रा विद्वंत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सी यू की कहलाता है ना। आगे देखिएगा कि सी यू में कितने देश का वर्णन है? तो 138 देश का वर्णन है। अगला है कि हेवेनसौंग के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? नालंदा के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र। आचार्य शिलभद्र थे। आगे देखते हैं कि हेवेनसौंग के अनुसार सिंध का राजा किस वर्ग का था? तो शूद्र। कौन? शूद्र। अब कि इली लंग भारत कब आया था? तो 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। अरबी लेखक अब देखेंगे। आगे कि अलबुरूनी किसके साथ आया था? भारत आया था? तो महमूद जगनबी के साथ। महमूद जगनबी के साथ। अल बरूनी का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो किताब उल हिंद। तहकीक एक ए हिंद है। अब है कि किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी में लिखी गई है। किताब उल हिंद किस काल के जानकारी देता है? तो राजपूत काल का जानकारी देता है ना। आगे देखते हैं। इबन बतूत भारत कब आया था? तो 1333 में। 1333 में। इबन बतूत की यात्रा पुस्तक क्या कहलाती है? तो रेहला कहलाते। क्या? रेहला। अगला सवाल है कि इबन बतूत को किसने काजी नियुक्ति किया? तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक। ओके। अब देखते हैं अन्य विदेशी लेखक। तो तारानाथ किस देश का लेखक था? तारानाथ किस देश का लेखक था? तो तिब्बत का था। कहाँ का था? तिब्बत का। आगे कि तारानाथ का प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो कंगियूर और तंगयूर। कंगयूर एवं तंगयूर है। मार्को पोलो भारत कब आया था? तो 13वीं शताब्दी के अंत में। मार्को पोलो भारत कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में। आगे है कि मार्को पोलो ने किस क्षेत्र का वर्णन किया था? तो पांड्य देश का। किसका? पांड्य देश का वर्णन किया था। आगे देखते हैं कि भारतीय पुरातात्विक पुरातत्व पुरातत्व शास्त्र
का पितामह किसे कहा जाता है? सॉरी, लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर को। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अबे, भट्टी प्रोलू अमरावती की खुदाई किससे जुड़ी है? तो अलेक्जेंडर री से। किससे? तो अलेक्जेंडर री आदि से। आगे देखते हैं कि वैदिक देवताओं का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो भोगा ज कोई अभिलेख में। किसमें? वैदिक देवताओं का नाम इस उल्लेख में मिलता है, तो भोगा ज कोई अभिलेख में। अगला है कि भागवत धर्म का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो हेलियोडोरस का रघुड़ स्तंभ में। रघुड़ स्तंभ में। अगला है कि भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ है? तो हस्ती गुफा में। हाथी गुफा अभिलेख में। कहा? हाथी गुफा अभिलेख में। प्रथम तुर्भिक्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका किस में मिलता है? तो सौ है गौर अभिलेख में। हन आक्रमण का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भारतीय स्तंभ लेख में। किसमें? भारतीय स्तंभ लेख में आपका मिलता है। अगला है, आगे देखेंगे कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलती है? तो आपका एरन में मिलती है। कहाँ? एरन में। अगला है कि सातवाहन इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? सातवाहन इतिहास का मुख्य स्रोत क्या? अभिलेख है। क्या है? अभिलेख है। अगला है कि रेशम बुनकर श्रेणियों का जानकारी किससे मिलती है? रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किससे मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से। किससे? मंदसौर अभिलेख से। अब है कि गर्तावास का प्रमाण किससे कहाँ मिलता है? तो बुर्ज होम में। का? बुर्ज होम में आपका मिलता है। एक मिनट। बुर्ज होम किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में है। अगला, पूरा स्थल को क्या तात्पर्य है? पूरा स्थल का क्या तात्पर्य है? जहां प्राचीन अवशेष मिलते हैं। जहां प्राचीन अवशेष मिलते हैं। अब इसका आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। जो चीजें आपका छूट गया होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। तो आप गणित मंत्र 2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप खुद नोट डाउन कीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ओके, इसी के साथ आपका कंप्लीट लूसेंट बैच का आज पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।